हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वन सेकेंड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी एक्ट बेसिकली 2000 जो हमारा पेंडिंग था, जो लेफ्ट आउट होता। आई होप आपने सैटरडे संडे एंजॉय किया होगा, सारा कुछ पढ़ाई भी किया, घर के काम भी किए होंगे, एंजॉयमेंट भी किया होगा। अब बैक टू बेसिक्स, बैक टू पढ़ाई। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में इस आईटी एक्ट में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली होता क्या है, डिस्कस या एक्सप्लेन इन ब्रीफली। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 2000 ईयर, उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आईटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या मतलब, कोई एक नया इनोवेशन, कोई नया डिजाइन, कोई नया टेक्निक या कोई एक नया वर्क जो मैंने खुद के मेरी मेहनत से डेवलप किया है, जो मैंने मेरी मेहनत से उसको बनाया हुआ है, तो अब उसको मुझे प्रोटेस्ट करना है, उसको बचाना है, उसको सेव करना है। तो मैं इसको कैसे करूं, तो उसके लिए इंडियन नेशन में या बोलो इंडियन सिटीजन के लिए ये पर्टिकुलर इंडिया में एक्ट डेवलप हुआ। कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ये क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द लीगल प्रोविजन। कृपया इधर से ध्यान दें, इधर ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, क्या आंसर्स है, क्या इसमें छोटे छोटे लॉ की टर्मिनोलॉजी है, उस पर ध्यान दें, बिकॉज वो लिखना इज मैंडेटरी। अगर वो वर्डिंग्स, वो शब्द अगर आप नहीं डालोगे तो हो सकता है एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। फाइन। इट राइट रिफर्स टू द लीगल प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू क्रिएट and owner of the original work, invention और innovation। मतलब ये कि आईपीआर का मतलब क्या है, कोई भी नई डिजाइन मैंने डेवलप करी, नया इनोवेशन डेवलप करा, तो उसको कोई कॉपी ना कर पाए। अगर कॉपी करता भी है तो वो उसमें मेरे से हो सकता है कि मैं उससे रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो क्या मतलब, कोई एक नया इनोवेशन, कोई नया इन्वेंशन। अब यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल वर्क। यहाँ पे ओरिजिनल वर्क का मतलब है मैंने ही उसको डेवलप करा, मैंने ही उसको डिजाइन करा, मैं ही उसका मालिक हूं, और ये सारे जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये यूनिक है, ये और किसी के पास नहीं है, ये मैंने खुद से डेवलप किए हुए हैं। तो दिस राइट्स अलाउज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन to control and use the distribution and exploitation of their intellectual creation। तो बेसिकली ये एक्ट क्यों आया, ये लॉ क्यों आया, ये रूल क्यों आया, ताकि मैं इस चीज को अपने पास सेव करके रखूं, कुछ इसको प्रोटेक्शन मिले। बिकॉज अगर देखो ये चीज सब लोग अगर इसको कॉपी कर लेंगे, सब लोग इसको देख लेंगे, तो उसका यूनिकनेस हट जाएगा, वो किसका है और किसको, उसको फिर इसका मिसयूज होगा, या फिर आप बोल सकते हो उसको सभी लोग यूज करेंगे। तो ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा क्रिएशन जिसका हम प्रोटेक्शन दे सके, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट आया। अब बेसिकली ये टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या, जैसे आपने 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में सुना होगा आईपीआर कौन, मतलब कौन कौन से ऐसे एसेट आएंगे। अब ये जितने भी हैं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, या कोई फॉर्मूला, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इंटैंजिबल एसेट है, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आपको दिखता नहीं है, बेसिकली दिखता भी है बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो अब हम धीरे धीरे समझते हैं आईपीआर कौन कौन से वेरिएशन, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स। पेटेंट क्या, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर ऑफ न्यू एंड यूजफुल इन्वेंटरी सच एज प्रोडक्ट, प्रोसेस और मेथड्स। ऐसी कोई चीज जो हमने डेवलप करी, प्रोसेस करा, डिजाइन करा, मेथड डेवलप करा, कोई प्रोडक्ट डेवलप करा, और अल्टीमेटली उसका राइट ओरिजिनल ओनर को हमने असाइन कर दिया, ओरिजिनल ओनर को हमने दे दिया, उसको बोलेंगे पेटेंट। मैंने हो सकता है प्रोडक्ट बनाया, मैंने हो सकता है प्रोसेस बनाया, मैंने हो सकता है मेथड बनाया, तो ये सारी चीज अगर मैंने डेवलप करी है, सारी चीज मैंने बनाई है, तो वो क्या है, पेटेंट। फाइन। कॉपीराइट क्या, राइट ग्रांटेड टू ऑथर। जैसे हम कॉपीराइट से समझते हैं, सपोज अगर ये मैंने किसी बुक से, जैसे आप लोग सीरीज पढ़ते हो, ग्रेजुएशन वाला या मास्टर्स वाला, अलग अलग सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि बीएनबी वाला, ब्रिलियंट वाला,
आप बोलोगे विवेक सीरीज, या फिर नए नए मार्केट में आ गई है अलग अलग नाम से सीरीज आ गई है, तो ऐसी सीरीज है, मतलब उसका ऑथेंटिकेशन है, उसने कॉपीराइट करके रखा हुआ है इस आईपीआर एक्ट में। मतलब इसकी जो डिजाइनिंग है या जो भी इसका कंटेंट है वो आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करोगे तो इस पर्सन को, जो ओनर है इस बुक का, इस सीरीज का, उसको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है आपसे रॉयल्टी चार्ज करेगा, कुछ कंसिडरेशन लेगा, कुछ अमाउंट लेगा, तभी वो ये कंटेंट आपको यूज करने को देगा। फाइन। तो ये कॉपीराइट भी बेसिकली वही है कि आपने कोई रिगार्डिंग द कोई बुक पब्लिश करी, कोई म्यूजिक है, कोई फिल्म है, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्रीज पे भी कॉपीराइट है, आप वही चीज कॉपी नहीं कर सकते हो, वो फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकते हो, वो डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें आप कॉपी नहीं करते हो, मतलब उस कॉपी के ऊपर सर्टेन कुछ राइट्स हैं। राइट्स का मतलब बेसिकली क्या है कि देखो, अगर आप यूज करते हो, जैसे आप बोलोगे सर कुछ म्यूजिक्स कॉपी होते हैं, एक जैसे होते हैं, अरे होते हैं, बट ना वो सर्टेन उस अथॉरिटी से जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, उससे पूछा जाता है कि हम ये थोड़ा सा कंटेंट एज यूजुअल ले सकते हैं क्या, ऐसे कुछ लाइंस ले सकते हैं क्या, ऐसा क्या वेब डिजाइनिंग हम ले सकते हैं क्या। तो अगर ऐसा कुछ लिया है, मतलब कॉपीराइट करा क्या है, तो ये सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये हमने बेसिकली क्या कर रखे, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये लॉ या ये एक्ट आया हुआ है। ट्रेडमार्क, अब आप ट्रेडमार्क से क्या समझ सकते हो, कोई डिजाइन, कोई सिंबल, कोई फ्रेज, या फिर आप बोलो यूज्ड टू आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोडक्ट्स सच एज लोगो, ब्रांड नेम, स्लोगन्स। अब जैसे किसी का ब्रांड नेम हुआ, भाई एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है टोयोटा, मारुति, तो अब इनका क्या है, बेसिकली इनके कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे कुछ स्लोगन लाइंस हैं जो उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन बता रही है। ये यूनिक बताता है, ये टाटा का है, ये बताएगा मारुति का है, या ये बोलेगा मर्सिडीज का है, ये जैगुआर का है। तो पर्टिकुलर सिंबल, पर्टिकुलर साइन वो आपको क्या डिटरमाइन करेगा, उनका एक ट्रेडमार्क है, एक यूनिक सेलिंग प्राइस तो नहीं बोल सकते आप, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो आपको यूनिक बताती है, जो सबसे अलग बनाती है। ट्रेड सीक्रेट्स का क्या मतलब, confidential and value information such as business method, recipes, software code that is not publicly disclosed। जैसे कि कुछ ट्रेडिंग बिजनेस कंपनी का कुछ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स है या फाइल्स है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है, या कोई बिजनेस टेक्निक है, बिजनेस मेथड है जो सबसे यूनिक है, तो आप क्या, आप उसको अगर आप बेचते भी हो, तो सपोज अगर आप बेचते हो ना, तो उससे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज, सर्टेन आप बोल सकते हो उस डिजाइन से रिलेटेड अमाउंट आप उस पार्टी से जो इसको यूज कर रहा है ना, उससे आप कलेक्ट कर सकते हो। फाइन। तो क्या हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेड सीक्रेट्स हुआ। अब जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन, अब यहाँ पे दिया हुआ राइट्स ग्रांटेड टू क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज फर्नीचर्स, टेक्सटाइल और पैकेजिंग। ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज जहां पे मुझे स्पेसिफिकली कुछ डिजाइन लग रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसमें यूनिकनेस हो, जो सबसे अलग हो, तो वैसा उसका हमने कुछ कॉपीराइट कर लिया है, ट्रेडमार्क कर लिया कि भैया हम ये डिजाइन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब आपको कॉपी नहीं करने देंगे, क्योंकि अब ये नाम या हमारे नाम से रजिस्टर्ड हो चुका है, कहां पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। फाइन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का क्या मतलब है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है पर्टिकुलर साइंस, नेम्स दैट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एज और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। मतलब वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह से बन के आया हुआ है, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया से बन के आया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट में एक ट्रेडमार्क लगा देते हैं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बता देते हैं कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट एमपी का है, ये प्रोडक्ट हमारा छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे एग्जांपल दिया दार्जिलिंग का, अब एग्जांपल होता है बहुत सारे प्रोडक्ट है जो है जम्मू एंड कश्मीर से बन के आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो साउथ से बन के आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पे अलग से टैगलाइन है कि भैया स्पेसिफिक रीजन है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन, उस एरिया का हमने पेटेंट करा के, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे उस पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर रीजन से है। तो हमने ये डिस्कस करे अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग टाइप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट में है। अब इससे क्या होता है, देखो अगर कोई यूनिकनेस आती है
कोई आप प्रोटेक्शन देते हो किसी चीज को तो ऑटोमेटिकली बात है कि नेशन में या पर्टिकुलर उस एरिया में, पर्टिकुलर आपके कंट्री में इनोवेशन होता है, कोई नई टेक्निक निकल के आती है बाहर, कोई नई चीज नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, इसने ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया है जो मार्केट में ज्यादा सोल्ड आउट हो रहा है, या फिर हो सकता है ऐसा लग रहा है यार इसने ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करा जिससे हम भी उसको ऐसा कुछ करके हम भी कुछ मार्केट में नया डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज, नए नए दिमाग में कोई भी चीज आपकी आएगी कि मुझे ये प्रोडक्ट डेवलप करना है या कोई नई चीज डेवलप करनी है, तो मतलब क्रिएटिविटी, आप नई चीज कोई ना कोई सोचकर मार्केट में लेकर आओगे। प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब कोई भी एक नया बंदा, कोई नया पर्सन, भैया देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हर इंडस्ट्री में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम आईपीआर की बात कर रहे हैं तो ये, जब तक आरएनडी नहीं होगा, जब तक आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा, जब तक आरएनडी नहीं होगा, जब तक आप एनालिसिस, एनालिटिकल पार्ट, कंपैरिजन, ये सब सारी चीजें नहीं कर पाओगे, फर्दर फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीजें आप एसेस नहीं कर पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को और आगे क्या करना चाहिए। अदर बिजनेस लाइन है, जैसे नया बिजनेस ही खोलना है तो भैया आरएनडी की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर करना है वहां पे आरएनडी की जरूरत है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है वहां पे आरएनडी डेवलप है, तो ये सारी चीजें रिसर्च इसीलिए बोला जाता है एक मेन डोमेन है, एक मेन प्रोफाइल है और एक एसेंशियल है किसी भी बिजनेस के लिए, ये रिसर्च और डेवलपमेंट वाला पार्ट। तो आरएनडी होगा, कोई नई चीज इनोवेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है आईपीआर उसको प्रोटेक्ट करके देगा। प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड कंपटीशन, देखो ऑब्वियस सी बात है कोई भी नई चीज, नया आइडिया आता है तो वो उससे इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, ये ऑल टुगेदर किसी भी पर्टिकुलर नेशन का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, और फिर से कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन का मतलब क्या, आज मेरे दिमाग में मन में कुछ है कि मुझे ये चीज करके देनी है और जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, एक यूनिकनेस मार्केट में ला सकूं, तो मेरे को देख के 4-5 लोग और ये डिसाइड करेंगे हमको भी इसको बीट करना है, हमको भी इसके जैसा कोई नया इनोवेशन, कोई नई टेक्निक मार्केट में लेकर आना है। तो क्या होगा, देखो नई नई चीज आप लेके आओगे, धीरे धीरे सेल होगी, पब्लिसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट आपका डिजाइन या प्रोसेस बिकने लगेगा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, पैसा, और इससे आप ग्रो करोगे, तो इससे लोगों का क्या होगा, लोगों का भी एक माइंडसेट बनेगा कि मेरे को भी एक नई चीज करके देनी है, नई चीज लाकर देना है। फाइन, इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जब आप कोई नई चीज इनोवेट करते हो, नई चीज डेवलप करते हो, नई चीज लेकर आते हो, तो उससे होता क्या है कि लोगों तक ये पहुंचती है, तो लोग अपना दिमाग फिर दौड़ाने लगते हैं कि हमको भी क्यों ना ये सब चीजें करनी चाहिए। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज एक्सप्लॉइटेशन, तो ये भाई आईपीआर किसलिए आया, ताकि ऐसी कोई चीज है जिसको प्रोटेक्शन मिले, कोई नई चीज हम डेवलप कर रहे हैं तो उसको राइट्स, मतलब कोई भी चीज उसको मतलब प्रिवेंशन मिले कि उसका मिसयूज ना हो, इसलिए ये एक्ट आया। अब बेनिफिट क्या आईपीआर के, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द प्रॉफिट फ्रॉम क्रिएशन, फाइन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनफ्रिंजमेंट एंड अनऑथराइज्ड यूज, कोई गलत इसका यूज मिसयूज हो रहा है, कोई बिना बताए हुए आपको इसको यूज कर रहा है, तो उसके लिए हम इस लॉ में, इस एक्ट में पर्टिकुलरली केस फाइल कर सकते हैं। इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टी, ऑब्वियस बात है बिजनेस ग्रो होगा तो सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑल ओवर बिजनेस आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, हम जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेके आए हैं तो बेसिकली लाइसेंसिंग बढ़ जाएगी, रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा, लोगों के पास ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना रॉयल्टी, ये ज्यादा से ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि आप देखते हो कि रॉयल्टी में बहुत ज्यादा है, आप एक चीज बना लेते हो, एक चीज उसको डिजाइन कर लेते हो, वो फिर मार्केट में फ्लोट होते रहती है, जैसे जैसे वो फ्लोट होती रहेगी, जैसे जैसे वो जाते रहेगी, वैसे वैसे आपकी रॉयल्टी मतलब कमाई एकदम से बढ़ने लग जाएगी। तो इट इज एन इंक्रीमेंटल सोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एनहांस रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू। भैया मैंने कोई नई चीज बनाई, नई कोई चीज डेवलप करी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मार्केट में धीरे धीरे एक्सप्लोर मैं करूंगा, धीरे धीरे मार्केट शेयर कैप्चर करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने मार्केट शेयर कैप्चर करा, मार्केट शेयर को अटेन करा, तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा ब्रांड रिकग्निशन, लोग मेरे ओर स्विच होंगे, नया ब्रांड आया मार्केट में तो लोग क्या करेंगे, यार ये ब्रांड ज्यादा बेटर हो सकता है, ये ब्रांड कोई नई चीज मार्केट में लेके आया,
नई चीज मार्केट में, ज्यादा फीचर्स है, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्विसेज, सारी चीजें इस ब्रांड की है, तो लोग क्या करेंगे, मेरा एक एज एन इंडिविजुअल मेरे ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज होगी और वो मेरे तक ही रहेगी, क्योंकि अगर मैं किसी को यूज करने के लिए देता हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं उससे कुछ सर्टेन अमाउंट चार्ज करूंगा। एंड इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भैया इंडियन गवर्नमेंट क्या वो फोकस करे कि नए नए स्टार्टअप आए, नए नए एंटरप्रेन्योर इंडिया में डेवलप हो, तो ऐसा कोई चीज होता है तो इससे क्या होगा, इनोवेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें इंक्रीज होगी और ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करेगा तो इंडियन जो मार्केट है या इंडियन सिटीजन है उनका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो इन समरी मतलब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट क्या, कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये आईपीआर आपको बताना है कि आईपीआर होता क्या है, कितने टाइप्स के आईपीआर होते हैं, उसके अंदर आप एग्जाम्पल कोड करना चाहो तो कोड कर सकते हो, फिर उसके कुछ बेनिफिट्स बताओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस करे यहाँ पे कि बेनिफिट क्या आईपीआर के, वो सारी चीजें आप डिस्कस करो। फाइन। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली वो है इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, अ वार्म गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया? आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। मैं एग्जाम्स की टिप्स के ऊपर कुछ आपको एसेंशियल चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना जरूरी है। फाइन। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं, कौन सा, जहां पर हमने लास्ट क्लास में एंड अप किया था। कौन सा किया था? बेसिकली हमने किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके बाद डिस्कस किया था हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। अब आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली है कॉपीराइट 1957। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कॉपीराइट कॉपीराइट, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नो, वो हमने डिस्कस किया था आईपीआर में। आईपीआर में डिस्कस किया था कि कौन से आईपीआर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें हमने कवर किया था कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल वे में कैसा होगा, कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई प्रोडक्ट, कोई फीचर्स, कोई लेबलिंग, तो उसका यूनिकनेस। तो अब हम इसमें बेसिकली इस एक्ट में हम कॉपीराइट डिस्कस करेंगे और उसका एक्ट कौन सा, ईयर कौन सा, बेसिकली 1957। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन इन जनरल सिंपल है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भैया हमें कॉपीराइट बताओ कि बेसिकली कॉपीराइट 1957 क्या है, उसको ब्रीफ करो, उसको डिस्कस करो। क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या इसका मीनिंग है, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, मेरे से अभी की अभी पूछिए। फाइन। कॉपीराइट बेसिकली क्या, कॉपीराइट इज अ लेजिस्लेशन दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, रिप्रोडक्शन और एनी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कॉपीराइट बेसिकली क्या है कि कोई एक नई चीज जो आपने डेवलप करी है, आर्टिस्टिक वर्क आपने जो डेवलप किया हुआ है, जैसे कि हो सकता है कोई लिटरेसी हो, कोई आर्ट हो, या फिर बेसिकली कोई म्यूजिकल चीजें आपने कोई अपने यूनिकनेस से उसको डेवलप करके रखी, तो आपको इसको कॉपीराइट कराना पड़ेगा। कॉपीराइट का मतलब है अपने नाम पे इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका ये जो म्यूजिकल चीज है या कोई लिटरेसी या कोई आर्टिस्टिक वर्क है, उसको कोई कॉपी कर लेगा। तो कॉपी ना करें, इसीलिए आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 में इसको आपको इंक्लोज करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि भैया ये मैंने डेवलप करी है, मैंने खुद ने इसको डेवलप करी, तो अब इसका कॉपी नहीं होगा। अगर कॉपी होता है तो आई विल चार्ज सर्टेन रॉयल्टी ऑन दैट प्रोडक्ट और यूनिकनेस। फाइन। इट इज प्राइमरी पर्पस इज टू प्रमोट क्रिएटिविटी। कॉपीराइट का मतलब है भैया नए नए एंटरप्रेन्योर डेवलप हो, नई नई चीजें मार्केट में आए, इसीलिए ये एक्ट बेसिकली आया। क्योंकि लोगों को लगेगा यार इसने कोई नई चीज डेवलप करी है, नई चीज बनाई है, इसको काफी रॉयल्टी मिल रहा है, काफी इनकम मिल रहा है, तो नए नए जो
नए नए जो यूथ है वो डेवलप किस पे करेगा, क्रिएटिविटी की जाएगा, कोई नया इन्वेंशन करेगा, इनोवेशन करेगा, कोई मार्केट में नई चीज लेके आएगा, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट में ये लॉ आया है। व्हाट आर द की प्रोविजन, ओरिजिनलिटी, एलिजिबिलिटी, एक्सक्लूसिव राइट, टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, फेयर यूज एंड एक्सेप्शन, इंग्रेडिएंट्स एंड रेमेडीज। तो क्या क्या चीजें हम वन टू वन देखते हैं। ओरिजिनलिटी एंड एलिजिबिलिटी, द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल एंड मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू प्रोटेस्ट अंडर दिस एक्ट। मतलब ओरिजिनलिटी का मतलब है सॉरी द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल एंड मस्ट बी स्पेसिफिक, मतलब जो एक पर्सन ने एक कोई भी यूनिक चीज बनाई, आर्टिस्टिक बनाया या फिर कोई ऐसे डिजाइन बनाई, वो खुद का डेवलप होना चाहिए, मतलब वो ओरिजिनल खुद से किया होना चाहिए, तभी तो आप रजिस्टर कर पाओगे अपने नाम पे। फाइन। उसके बाद मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, मतलब इस एक्ट में बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है। सर ये क्राइटेरिया हमको है, ये क्राइटेरिया आपको नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना इस कॉपीराइट एक्ट में, तो कुछ इसके क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी लाइसेंसिंग मिलेगा आपको। एक्सक्लूसिव राइट, कॉपीराइट ओनर्स हैव एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली। मतलब ये जिसने डेवलप करा है, जिसने बनाया, उसके पास राइट है कि उसको पब्लिकली कहीं भी वो पब्लिश कर सकता है, मार्केट में अंदर कहीं भी दिखा सकता है कि भैया मैंने ये डेवलप करा है, ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। Terms of protection, the duration of copyright protection varies depending on the type of work, typically ranging from 50 to 100 year। मतलब जैसे आपने कोई नई चीज, नई डिजाइन डेवलप करी है, तो आप उसका प्रोटेक्शन कितने टाइम तक, कितने ईयर तक। तो बेसिकली लॉ में क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा यूनिकनेस, कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा डिजाइन जो वैरी बेसिकली करेगा 50 to 100 ईयर्स तक। मतलब उसका जो कॉपीराइट है आपको कब से कब तक कराना पड़ेगा, 50 से 100 साल तक। सर इतने दिन तक? हाँ, तो जब भी वो तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसका एक मिनिमम टेन्योर है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो 1 साल कराया फिर इसको हटा दिया, फिर 5 साल कराया फिर 10 साल बाद रिन्यू करवा दिया, नहीं, ये सारी चीजें नहीं। आपको जो लिमिटेशंस है, जो टाइम बाउंडिंग्स है, वो तो करना ही पड़ेगा। फेयर यूज एंड एक्सेप्शन, द एक्ट अलाउज फॉर फेयर यूज एंड स्पेसिफिक एक्सेप्शन सच एज criticism, review, educational purposes। मतलब इसको जैसे कोई भी नई चीज बनती है, बुक पब्लिश होता है, तो भैया वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री उसको अच्छे से यूज करें, उसको उससे कोई मीनिंगफुल कोई नई चीजें निकाले, या फिर उसको बेसिकली पर्पस से रिव्यू करे, चेक करे, बेटर अंडरस्टैंडिंग करे, तो उसके लिए कि उसका फेयर यूजेज हो, उसका जो भी डिजाइन है उसका प्रॉपरली चेकिंग हो, उसको हम प्रॉपरली देख सके। फाइंड टाइप्स ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड, कौन कौन सी चीजें आती है इस कॉपीराइट में, जैसे कि लिटरेसी वर्क, कोई बुक पब्लिशर हो, कोई ऑथर्स हो, कोई जर्नल्स हो, कोई पोएम्स हो, या फिर कोई रिटन मटेरियल हो। ड्रामेटिक वर्क क्या मतलब, ड्रामेटिक वर्क मतलब कुछ प्लेस हो, कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हो, कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड वर्क हो जिसका आपने कॉपीराइट करके रखा है कि मैंने एक ऐसा वर्क पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन में करके रखा हुआ है। म्यूजिकल वर्क, कंपोजिशन, सॉन्ग्स एंड अदर म्यूजिकल क्रिएशन, तो ऐसा कोई म्यूजिकल चीज जो आपने डेवलप करके रखी है, सॉन्ग को डेवलप करके रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ जो भी वर्क रिलेटेड है वो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा इस कॉपीराइट एक्ट में। फाइन। आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क में हो सकता है कोई पुरानी पेंटिंग्स हो, स्क्रिप्चर्स हो, या फोटोग्राफिक्स हो, या अदर कोई विजुअल वर्क। तो ऐसा कोई चीज जो पुरानी पेंटिंग्स है आपने अभी भी डेवलप करके रखी, तो उसको कॉपीराइट करना पड़ेगा। तो क्या, इट इज बाय थ्रू आर्ट, आर्ट के थ्रू आपने डेवलप करा है सर्टेन पेंटिंग्स, पिक्चर्स, तो इसको आपको रजिस्टर इसमें करना पड़ेगा, कॉपीराइट एक्ट 1957। रजिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट, अगला पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कॉपीराइट ओनर कैन रजिस्टर देयर वर्क विद द रिलेवेंट ऑथोरिटी टू एस्टैब्लिश प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। मतलब जो अल्टीमेट ओनर है, जिसने ये चीज डेवलप करके रखी है थ्रू आर्टिस्टिक या फिर म्यूजिकल वर्क या ड्रामेटिक वर्क और एनी लिटरेसी वर्क, इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
एक प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा कि उसको जो मैंने बनाई है उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, मैंने इसको डेवलप करके रखा। क्योंकि देखो आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो हो सकता है लोग उसको कॉपी करेंगे, तो बार बार उसको यूज करेंगे, फाइन, और हो सकता है उससे बेटर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एनफोर्समेंट, the act provides mechanism for enforcing copyright includes civil और criminal proceedings। तो अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ मतलब क्लेम कैसे कर सकते हो, डैमेज कैसे कर सकते हो, सूट कैसे कर सकते हो, बोथ वे में, सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 में कि कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, कौन कौन से कॉपीराइट होते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन और एक क्या पर्टिकुलर टेन्योर होता है। अगले क्वेश्चन में हम बाकी की चीजें देखेंगे कि बेसिकली आईटी एक्ट में सर्टेन प्रोविजन क्या है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।